Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 मार्च 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलाइनमेंट जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। और ध्यान रखना, जो वीडियो का एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया है। उस टेस्ट को अटैम्प्ट करना, वहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आज के वीडियो से मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखा है। बाकी इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पे जाकर आपको फिर से दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो अब बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसको मैं बिल्कुल टू द पॉइंट कवर करने वाला हूँ, यानी कि वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया और बांग्लादेश की बीच में जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है उसका रिसेंटली उद्घाटन किया गया है, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, आपको ध्यान में ये रखना है कि हर एक आर्टिकल में मैं ऊपर आपको पहले न्यूज़ समझाऊंगा कि आखिरकार खबर क्या है, फिर उसके बाद में आपको जो डेटा मिलेगा वो सारा बैकग्राउंड डेटा मिलेगा, यानी कि जहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। तो हुआ क्या, भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर यहाँ पर अभी उद्घाटन किया है इंडिया बांग्लादेश के बीच के इस पाइपलाइन का, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। सवाल यह है कि ये जो पाइपलाइन है कुछ इस प्रकार से है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जैसा आप सोच रहे हो वो वही है। इंडिया से इस प्रकार से एक पाइपलाइन गुजरेगा जो कि बांग्लादेश तक जाता है। वैसे ऑब्वियस ही बात है, ये शुरू हो चुका है। अब इस पाइपलाइन में क्या भेजा जाएगा, तो इसमें डीजल को सप्लाई किया जाएगा। भारत बहुत सारा जो डीजल है वो इस पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को बेचने वाला है, तो ये ध्यान में रखना है। ये पाइपलाइन का कितना लेंथ है, लगभग 131.5 किलोमीटर लंबा ये पाइपलाइन देखने को मिलेगा, जिसका 126.5 किलोमीटर का हिस्सा तो केवल बांग्लादेश में है और भारत के अंदर केवल और केवल 5 किलोमीटर का रीजन यहाँ पर इस पाइप का देखने को मिलता है। तो भारत में केवल 5 किलोमीटर का हिस्सा है, बाकी यहाँ पर 126.5 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में है। इस पाइपलाइन का ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो पाइपलाइन, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 1 मिलियन मैट्रिक टन्स हर साल यहाँ पे कह सकते हो इतना डीजल सप्लाई कर सकता है, ये इसकी एक कैपेसिटी है। जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आने वाली है, या फिर ऑब्वियस ये बात है तैयार हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, तो इसमें कितना खर्चा आया है, तो टोटल खर्चा जो इस पाइपलाइन का है वो लगभग 377.08 करोड़ का है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है ये किसकी सहायता से बनाया गया है, तो हमारी भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है, कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवाया है, और जो कि अमाउंट हम वापस लेने वाले भी नहीं है, तो जिसके बेसिस पर ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, ऊपर इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ पाइपलाइन का हिस्सा ही नहीं, 5 किलोमीटर का हिस्सा तो केवल भारत में है, और बाकी यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 126.5 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश के अंदर में है। तो पाइपलाइन ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होता है, तो बेसिकली जो डीजल है ना वो हम कहाँ से लेकर आने वाले हैं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से डीजल निकालेंगे, उसको यहाँ तक पहुँचाया जाएगा, फिर इस पाइपलाइन से यहाँ पर वो डीजल भेजा जाएगा कहाँ तक, बांग्लादेश के खासकर दिनाजपुर तक। यहाँ पर ना एक है पर्वतीपुर डिपोट, यहाँ तक ये जो डीजल है वो पहुँचाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना, छोटा सा डेटा था। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पोर्शन से आप लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। ये जो आपको टेलीस्कोप दिख रहा है ना, इसी का नाम है यहाँ पर ये NGRST। क्या है इसका मतलब, क्यों है ये चर्चा में, इसको समझते हैं। तो खबर यहाँ पर क्या निकल कर आई है, जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने रिसेंटली यहाँ पर एक सर्वे किया है, और उस सर्वे के दौरान यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि आने वाले समय में ये जो टेलीस्कोप है इसको हम लॉन्च करेंगे, और ये बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो पूरी कर सकता है। तो आने वाले समय पर तैयारी चली रही है इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने की, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करके यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करवा सकता है। अभी मैं आके डिटेल से सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है क्या।
देखो ये जो टेलीस्कोप का नाम है ना, ये किसी पर्सन के ऊपर रखा गया है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक पर्सन के ऊपर रखा गया है। अभी मैं आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना इस टेलीस्कोप के दो नाम हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा नाम है रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ये नासा का एक डीप स्पेस इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। और ये नासा ने इसका जो नाम है ना वो, एक सेकंड को दोस्तों चेक करना यार साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं, शायद मुझे साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है क्योंकि बाहर नहीं दिखाई दे रहा मुझे स्क्रीन पर। चलो देखते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है। ये जो टेलीस्कोप है ना, इसको मैंने इसके बारे में बताया। देखो इसको हम लोग स्टार्टिंग में किस नाम से जान रहे थे? वाइड फील्ड इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप के नाम से। बाद में नासा ने यहाँ पर ये जो पूरा मिशन है इसका नाम ही बदल दिया। तो नैन्सी ग्रेस रोमन एक पर्सन है, ये नासा के पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर रह चुकी हैं, तो इन्हीं के नाम पर ये पूरे मिशन का नाम रखा गया है। तो वो जो पर्सन है ना, वो उनका पिक्चर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जिनका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन। सवाल ये है कि जो ये टेलीस्कोप होने वाला है, ये टेलीस्कोप क्या करेगा? इस टेलीस्कोप का मकसद ये होने वाला है कि बहुत सारे अभी भी ना इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसको लेकर साइंटिस्ट को अभी बहुत सारी खोज करनी है, जैसे डार्क एनर्जी के मामले में, डार्क मैटर के मामले में, या एक्सोप्लैनेट्स के मामले में। एक्सोप्लैनेट्स बेसिकली जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम, सौर मंडल से बाहर यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में जानकारी लेना। तो ये सारी जानकारी लेने का काम करेगा ये पूरा टेलीस्कोप, जिसका नाम है रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ध्यान रखना। इस टेलीस्कोप को कब लॉन्च करने वाले हैं? तो लगभग 2026 या 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसको L2 पॉइंट पर लॉन्च करने वाले हैं। L2 पॉइंट कहाँ पर है? तो इस प्रकार से आप देख पाओगे, ये है सन और ये है अर्थ, और पीछे आपको यहाँ पर ये L2 पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस जगह पर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? टेलीस्कोप को लॉन्च करने वाले हैं। और इसके फीचर्स कई सारे हैं और इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं। देखो बड़ा शीशा भी लगा रखा है जो कि ढेर सारी जो पिक्चर्स उसको यहाँ पे क्लिक भी करेगा। इवन यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा हबल टेलीस्कोप है ना, आपको पता होगा एक हबल टेलीस्कोप है, एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अभी एक टेलीस्कोप हम ये तैयार कर रहे हैं। तो जो हबल वाला टेलीस्कोप है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर होने वाला है। लगभग कह सकते हो जो पिक्चर्स हबल टेलीस्कोप लेता है उससे बड़ी साइज़ की पिक्चर्स और क्लियर पिक्चर्स यहाँ पर ये वाला टेलीस्कोप ले सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। इस टेलीस्कोप के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लगा रखा है। दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक का नाम है वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट और दूसरे का नाम है कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियस ही बात है हर एक सिस्टम में लगाए जाते हैं, उसके बाद ही हम इसको लॉन्च करते हैं, तो ये कुछ खास बातें याद रखने की नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हबल टेलीस्कोप से काफ़ी बेहतर यह होने वाला है ना। जो इमेजेस हैं और बहुत क्लियर इमेजेस, चाहे कैसा भी वेदर हो, बहुत क्लियर इमेजेस यहाँ पर मिलने, मतलब कहीं पर अगर कुछ चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं सही से, तो वहाँ पर भी जो टेलीस्कोप है वो अच्छे से चीज़ों को देख सकता है। और इस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप से कंपेयर किया गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हबल टेलीस्कोप के बारे में भी बताया गया है। हबल टेलीस्कोप क्या है? ये नासा का अपने आप में ही एक सबसे बड़ा स्पेस बेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि यहाँ पर स्पेस को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने का काम करता है। इस टेलीस्कोप को यहाँ पर 1990 में लॉन्च किया गया था। तब से यहाँ पर कह सकते हो स्पेस की कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता चली। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसने काफ़ी कुछ हमें बताया है। लेकिन अभी जो ये वाला टेलीस्कोप है RST वाला, जिसको हम लोग 2026 या 27 में लॉन्च करेंगे, इसके मकसद और बड़े बड़े हैं। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर या एक्सोप्लैनेट की खोज करना। एक्सोप्लैनेट मैंने आपको बताया, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उससे बाहर की साइड में यहाँ पर एक प्लैनेट प्रेजेंट है। ऐसे कई सारे प्लैनेट्स हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, तो हबल टेलीस्कोप की बात करेंगे तो हबल टेलीस्कोप ये वाला है, और अभी जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो ये वाला है। ठीक है, अंतरिक्ष में टेलीस्कोप्स आपको देखने को मिलेंगे। हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस करने के लिए नासा ने ये वाला टेलीस्कोप लॉन्च किया था। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी नासा तैयारी कर रहा है 2026-27 तक एक और टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाए जिसका नाम है RST। ठीक है, जो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसका साइज़ बड़ा छोटा सा नज़र आ रहा होगा आपको पिक्चर में, बट बोला ये जा रहा है कि जो एक स्कूल बस होती है ना, उस स्कूल बस से भी काफ़ी बड़ा साइज़ है। इसके अंदर यहाँ पर एक मिरर है 7.9 फीट का। बहुत सारी स्टनिंग इमेजेस को यहाँ पर एक कैप्चर करता है और कई सारी इमेजेस इसने कैप्चर करके हमें भेजी भी हैं। इवन यहाँ पर यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी बड़ी मदद यहाँ पर इस टेलीस्कोप ने की है ना। जो बहुत दूरी पर कोई सितारा है, गैलेक्सी है, प्लैनेट्स हैं, उनको यहाँ पर खोज कर दिया है। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप नो डाउट इसने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, बट अभी यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इससे बेहतर आ चुका है। और अभी एक और टेलीस्कोप आने वाला है RST, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है US और इंडिया के बीच के एक इनिशिएटिव के बारे में, जिसको हम लोग ICET के नाम से जानते हैं। क्या? ICET के नाम से यहाँ पर इस इनिशिएटिव को जाना जाता है।
इसकी फुल फॉर्म है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में दोनों देश मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं और साथ ही साथ में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, दोनों ने मिलकर हाल ही में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस वजह से ये इनिशिएटिव चर्चा में है। चर्चा में इसलिए भी आया कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है एनएसए अजीत डोभाल साहब और यूएस के यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, दोनों ने मिलकर आईसीईटी की जो मीटिंग है ना, इसका उद्घाटन किया है रिसेंटली यूएस के वॉशिंगटन डीसी में। इस वजह से भी यहाँ पर ये जो आर्टिकल है काफ़ी चर्चा में है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको आईसीईटी इनिशिएटिव के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि आईसीईटी क्या है। पहले मैं आपको एक बार फिर से फुल फॉर्म बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को आगे और अच्छे से क्लियर कर सको। आईसीईटी की फुल फॉर्म है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था यूएस के प्रेसिडेंट के थ्रू और साथ ही साथ में भारत के प्रधानमंत्री के थ्रू। ठीक है, जो क्वाड समिट चला था ना अभी मई 2022 का, तो उस दौरान यहाँ पर उसके कह सकते हो साइडलाइन में एक मीटिंग करके तब उस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जिसका नाम है आईसीईटी। इसका गोल क्या है? इसका मेजर गोल है कि इंडिया और यूएस दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी के मामले में और बेहतरीन तरीके से पार्टनरशिप को बढ़ाएं और न केवल टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्री में भी दोनों मिलकर कोऑपरेट करें। दोनों की सरकारें, बिजनेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस साथ में मिलकर काम करें। ये एक मेजर गोल है इस आईसीईटी का। ये जो इनिशिएटिव है ना, इसको कौन हेड कर रहा है? तो इसको हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, यानी इंडिया के अंदर में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है ना, वो हेड कर रहा है। और यूएस की साइड से यूएस का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो हेड कर रहा है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को, इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं। ध्यान रखना, इस इनिशिएटिव का मेजर मकसद यहाँ पर यह है कि दोनों देशों के बीच में इनकी गवर्नमेंट, एकेडमिक, इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G 6G टेक्नोलॉजी, स्पेस, सेमीकंडक्टर, इन सब चीज़ों के ऊपर साथ में मिलकर काम किया जाए। दोनों देश मिलकर इन जो ये मैटर्स मैंने आपको बताया ना, इसके ऊपर डिस्कशन करके साथ में मिलकर नए नए इनोवेशंस करें। तो ये जो आईसीईटी है ना, आईसीईटी का मेजर मकसद 6 चीज़ों को लेकर है। जैसे पहला, दोनों देशों के बीच में नए नए इनोवेशन, जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत किया जाए, नए नए आविष्कार किए जाए। डिफेंस जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के ऊपर काम किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर आपको पता है, सेमीकंडक्टर चिप जिसकी रिक्वायरमेंट आज के समय पर हर जगह पर है। जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रहता है। फिर स्पेस के मामले में साथ में मिलकर काम करेंगे। फिर स्टेम हो गया, स्टेम मतलब साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें मिलकर साथ में कोलैबोरेट करेंगे। फिर नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम आपको ये देखने को मिलेगा, इस मामले में भी यहाँ पर दोनों मिलकर कोऑपरेट करेंगे। तो आईसीईटी इनिशिएटिव का मकसद यहाँ पर यह है कि इन 6 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस रहना इन दोनों ही देशों का। आई होप गाइज आपको यहाँ पर आईसीईटी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया था ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के बारे में। अब ये आर्टिकल थोड़ा सा रेलिवेंट होने वाला है। ऊपर आपको ये न्यूज़ दिख रही होगी। हुआ क्या है, डिफेंस फोर्सेस ने अभी ALH जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं इसके जो ऑपरेशन है वो रोक दिए हैं, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर अभी एक एक्सीडेंट का केस निकल कर आया था जिसकी वजह से यहाँ पे ऑपरेशन को अभी रोक दिया गया है। तो अभी हेलीकॉप्टर्स यानी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, जिसके चक्कर में आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में आपसे सवाल बन सकता है। ALH मतलब क्या है? यह है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो ALH ध्रुव इसका पूरा नाम है। ये एक मल्टी रोल मल्टी मिशन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। मतलब इसका यूज़ आप काफ़ी सारी जगह पर अलग अलग प्रकार से कर सकते हो। 5.5 टन वेट का यहाँ पर ये पूरा हेलीकॉप्टर है। इसको चाहे आप मिलिट्री पर्पज़ या सिविल पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो। इसको किसने बनाया है? तो इसको डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की साइड से। जो ये पूरा ALH चॉपर है ना, इसको कौन ऑपरेट करता है? तो हमारी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब भी हैं, प्लस इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी हैं। मतलब सभी ऑब्वियस सी बात है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर इस हेलीकॉप्टर को, इस चॉपर को यूज़ करते हैं। ये ऑपरेट किया जाता है इन सभी हमारी डिफेंस फोर्सेस के माध्यम से। और इनके साथ साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो भी यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर का यूज़ कर लेता है। अब यहाँ पर जो ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है इसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं और उन वेरिएंट्स को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे ध्रुव MK1, MK2, MK3, MK4 करके अलग अलग वेरिएंट्स हैं इसके। और ऐसा नहीं है केवल भारत ही यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा है। भारत ने कई सारे हेलीकॉप्टर्स बनाकर अलग अलग देशों को बेचे भी हैं, जैसे बोलीविया, म्यांमार, इजराइल, मालदीव्स, नेपाल, इनको यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया है हमने ये वाला हेलीकॉप्टर। और इसका जो लास्ट वाला वर्जन है MK4 वाला वर्जन, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। हर चीज़ में थोड़ा सा एडवांस वो देखने को मिल जाता है। MK4 वाला वर्जन जो है ना, इसको हम लोग ALH रुद्र के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग 20 mm का जो टरेट गन है वो लेकर चल सकता है, रॉकेट ले चल सकता है, एयर टू एयर मिसाइल्स भी यहाँ पर आप कह सकते हो उस रॉकेट पर लेकर चल सकते हो। यानी कि अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हेलीकॉप्टर है ध्रुव MK4। और इसके साथ साथ यहाँ पर ट्विन इंजन का पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर नज़र आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है
कि इसका जो कैपेसिटी है वज़न उठाने का वो काफ़ी ज़्यादा है। 5800 केजी का जो वेट है यहाँ पर ये उठाकर चल सकता है और 590 किलोमीटर्स को ये ट्रैवल कर सकता है। कौन से वाले हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ मैं? ध्रुव वाले का जो वेरिएंट है MK4 वाला, लास्ट वाला लेटेस्ट वाला वेरिएंट, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात यही है प्रोपलीन ग्लाइकोल के बारे में। अब प्रोपलीन ग्लाइकोल क्या है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका फॉर्मूला है C3H8O2। समझेंगे प्रोपलीन ग्लाइकोल क्या है। देखो ये जो केमिकल है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है। क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि रिसेंटली कई सारे ऐसे केसेस दुनिया भर में देखने को मिले हैं जहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अब बच्चों की मृत्यु क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने खांसी जुकाम के सिरप पिए थे। अब उससे क्या हो गया, तो उस सिरप के अंदर जब रिसर्च की गई तो पाया गया कि उसके अंदर में यही यहाँ पर ग्लाइकोल मिलाया गया था, यानी कि प्रोपलीन ग्लाइकोल उसके अंदर पाया गया है। और वो सिरप जो अलग अलग देशों में पहुँचा है ना, वो इंडिया से गया हुआ था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो इंडिया को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है अभी पिछले कुछ दिनों में। पहले इस पूरे के पूरे दवाई के मामले में जो सिरप भेजे गए थे उनको वापस भी मंगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चों की डेथ हुई थी। उज़्बेकिस्तान में भी हुआ था ये मामला, आपको पता होगा। ये देखो उज़्बेकिस्तान में 19 बच्चों की मौतें हो चुकी थी, है ना, उस सिरप की वजह से, उस कफ सिरप की वजह से। तो अभी मामला क्या है? अभी मामला यह है कि जो हमारा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने यहाँ पर जितनी भी दवाई बनाने वाली कंपनी है उनसे बोला है कि भैया आप प्रोपलीन ग्लाइकोल का यूज़ ना करो। और खासकर जो दिल्ली बेस्ड फर्म से यहाँ पर, यानी दिल्ली की कंपनियाँ से जो प्रोपलीन ग्लाइकोल बन रहा है उसका तो बिल्कुल यूज़ मत करो, क्योंकि जो पहले सिरप की वजह से बच्चों की मृत्यु हुई है ना, वो भी यहाँ पर यहीं इसी कंपनी से बने हुए ग्लाइकोल की वजह से हुई हैं। तो अभी यहाँ पर इस ग्लाइकोल का यूज़ ना किया जाए, इसको लेकर इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। तो इस वजह से आपको प्रोपलीन ग्लाइकोल के बारे में पता होना चाहिए। प्रोपलीन ग्लाइकोल क्या है? एक सिंथेटिक फूड एडिटिव है, जो कि बेसिकली यहाँ पर जैसा हमारा अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसी ग्रुप से यहाँ पर प्रोपलीन ग्लाइकोल बिलोंग करता है। हालांकि इसके अपने आप में काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोपलीन ग्लाइकोल कैसा होता है? बिल्कुल क्लियर है, कलरलेस है, जैसा यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है ना, लिक्विड सा। तो ये आप छोटा सा पिक्चर देख पा रहे होंगे, पानी की तरह बिल्कुल क्लियर है, कलरलेस है और सिरप की लिक्विड में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है ये वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि भाप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। भाप में बदलने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, तब जाकर ये भाप में बदलेगा। प्लस यहाँ पे जो प्रोपलीन ग्लाइकोल है ना, एक लिक्विड सब्सटेंस है। क्या है? एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि क्या कर सकता है? पानी को भी अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा एक सिंथेटिक लिक्विड है ये। उसके बाद में मैंने बोला कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है। ना यहाँ पर आप इसको सूंघ पाओगे ना टेस्ट कर पाओगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल फीका यहाँ पे लिक्विड है ये। अब प्रोपलीन ग्लाइकोल के यूज़ कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है। जो पॉलिस्टर बनता है ना, उसके अंदर भी प्रोपलीन ग्लाइकोल का यूज़ होता है। उसके साथ साथ काफ़ी सारे केमिकल हो गए, फूड हो गया, इवन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारी दवाइयाँ वगैरह बनाने वाली कंपनियाँ हैं, ये भी इसका यूज़ करती हैं। क्यों यूज़ करती हैं? एंटी फ्रीज प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से, यानी वो दवाई जमे ना, है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाओगे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स के अंदर में, बाकी सारी फूड प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारा पेंट होता है या प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर भी इस प्रोपलीन ग्लाइकोल का यूज़ किया जा रहा है। जो आपने देखा होगा थिएटर वगैरह के अंदर में फिल्म वगैरह बनाई जाती है तो नकली सा धुआं होता है, नकली सा बादल बना दिया जाता है, उसमें भी यहाँ पर प्रोपलीन ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, 2-4 लाइनें हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं कर सकते थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि हमारा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि आज के समय पर हैं श्री पीयूष गोयल जी, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है ना, अभी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की जो चौथी मीटिंग है उसको यहाँ पर चेयर किया था, यानी कि चौथी मीटिंग को हेड किया था। इस वजह से यहाँ पर चर्चा में थी ये पूरी बॉडी। कौन सी बॉडी? नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। अब नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल को लेकर मुझे लगता है एक स्लाइड मेरी गलत आ गई है। चलो कोई बात नहीं, अभी जब मैं आपको MCQ दूंगा ना, यानी जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वहीं पर इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्लाइड लगा रखी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है एक स्लाइड हमारी आगे पीछे हो चुकी है। कोई बात नहीं, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। अगले आर्टिकल पर आते हैं, उतनी देर के लिए कॉफ़ी प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अब ये कॉफ़ी जो है काफ़ी चर्चा में है। रीज़न क्या है? बोला यह जा रहा है कि हाल ही में काफ़ी सारी जो रिसर्च है उन्होंने ये बोला है कि दुनिया भर का जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है ना, वो फेल होता हुआ नज़र आया है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि अब की बार कॉफ़ी की जो फसल है वो फेल मारती हुई नज़र आई है।
अब की बार कॉफ़ी का प्रोडक्शन में बहुत बड़े बड़े झटके लग चुके हैं अलग अलग देशों को। इवन ब्राज़ील को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। ब्राज़ील काफ़ी सारी कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता था, बट कॉफ़ी के प्रोडक्शन के मामले में ब्राज़ील काफ़ी नीचे आ चुका है ना। रीज़न क्या है? फसलें अब की बार इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाई हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन का मामला चर्चा में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, 100% बनते हैं, और अब की बार 2022 में ही बना था, याद होगा। चलो बात करते हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन। देखो, जब हम लोग बात करते हैं कॉफ़ी की ना, तो बेसिकली इंडिया में, सॉरी दुनिया में, दो प्रकार की कॉफ़ियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। दो प्रकार की प्रजाति की कॉफ़ियाँ होती हैं, आपने सुना भी होगा। एक होती है अरेबिका और एक होती है रोबस्टा। अरेबिका जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफ़िया अरेबिका, और जो रोबस्टा जिसको बोला जाता है कॉफ़िया कैनेफोरा। ठीक है। अब जो ये कॉफ़ी होती है ना, स्पेशली अरेबिका वाली अगर हम लोग बात करें, ये वाली तो काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप होती है। यानी कि अगर ये वाली फसल आप लगा रहे हो ना, और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है या तेज़ी से यहाँ पर वेदर बदल रहा है, तो ये फसल इतने अच्छे से टिक नहीं पाती है। और अरेबिका वाली फसल ही बहुत ज़्यादा ग्रो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चक्कर में हमारा जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन अब की बार इतना बढ़िया हुआ नहीं है। अब कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस चाहिए होती है। जैसे टेम्परेचर जो है ना, थोड़ा सा गर्म हो, थोड़ा नमी वाला टेम्परेचर हो। अगर ऐसा टेम्परेचर है तो कहीं ना कहीं कॉफ़ी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। फिर उसके बाद में, मतलब सॉरी, ये तो क्लाइमेट है, टेम्परेचर बोल दिया हमने, क्लाइमेट है। टेम्परेचर की बात करें तो लगभग टेम्परेचर जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है। सालाना यहाँ पे जो बारिश है लगभग 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है। अब कौन सी मिट्टी में हम इसको ग्रो करते हैं, तो कॉफ़ी सबसे बेहतर लोमी सॉइल में ग्रो कर सकता है। लोमी सॉइल समझ लो, थोड़ी सूखी सी होती है वो, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी पाए जाते हैं, है ना। आप पानी का यूज़ करोगे तो पूरी तरह से पानी को सोख कर जड़ तक पहुँचाता है वो वाली मिट्टी के अंदर में आप कह सकते हो ये जो कॉफ़ी है वो तेज़ी से ग्रो करती हुई है। फिर उसके बाद में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो पहाड़ी इलाके हैं वहीं पर देखने को मिलता है, खासकर हमारे सी लेवल से 600 से लेकर 1600 मीटर की ऊंचाई पर। इतना ऊंचा यहाँ पर कोई जगह है तो वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन बेहतरीन तरीके से होगा। सवाल यह है कि भारत में कहाँ कहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, तो इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन कई सारे स्टेट्स में होता है। जैसे कर्नाटका टॉप पर है, कर्नाटका के बाद में देन केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है। ये सारे के सारे यहाँ पर टॉप स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं। और इन सभी टॉप स्टेट्स में से भी आप देखोगे जो कर्नाटका है वो नंबर 1 है। इवन सबका आप टोटल कर दोगे ना, तो टोटल करने के बाद में भी आप देखोगे, मतलब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कॉफ़ी का हमारे देश में, उसका 70% प्रोडक्शन केवल और केवल कर्नाटका की साइड से आ रहा है। अब जब हम बात करते हैं ऑलरेडी कॉफ़ी के बारे में, तो थोड़ा सा कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा रेलिवेंट पॉइंट बन जाता है कि कॉफ़ी बोर्ड क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने अब की बार साल 2022 में कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर पूछ लिया था, याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के थ्रू मैनेज की जाती है, और इसका मेजर काम है इंडिया के अंदर में कॉफ़ी प्रोडक्शन को बढ़ाना, कॉफ़ी के उत्पादन को इंक्रीज़ करना। कॉफ़ी बोर्ड का जो मेन ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देन जब बात करते हैं हम लोग कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो इस बॉडी को ऐसे नहीं बनाया गया। ये बेसिकली यहाँ पर एक प्रॉपर एक्ट के माध्यम से बनी है, और वो जो एक्ट है वो पार्लियामेंट का एक्ट है 1942 का। तब यहाँ पर हमने कॉफ़ी बोर्ड को बनाया था, और 1995 तक आप देखोगे तो कॉफ़ी बोर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। देन उसके बाद में जो ये बोर्ड बनाया गया है उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये बॉडी इसलिए बनाई गई है ताकि हम लोग कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसको प्रॉपर प्रमोट कर सकें इंडिया में, विदेशों में, इसके ऊपर नई नई रिसर्चेस कर सकें, या फिर यहाँ पे कॉफ़ी ग्रोवर्स की मदद कर सकें जो भी यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन कर रहे हैं, है ना। या फिर कह सकते हो कि जो भी लेबरर्स काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देना, उनकी वर्किंग कंडीशंस को यहाँ पर सेफ रखना। तो ये सारा काम कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का देखने को मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में। अब ये नेशनल बैम्बू मिशन क्या है, चलो समझते हैं। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक नेशनल वर्कशॉप यहाँ पर हुआ है बैम्बू को लेकर, ठीक है। और ये जो वर्कशॉप है कंडक्ट किया गया है नेशनल बैम्बू मिशन के तहत 10 मार्च 2023 को, जिस वजह से ये पूरा मिशन चर्चा में है। और बैम्बू मिशन को लेकर भी पहले सवाल बन चुका है। बैम्बू मतलब जो बांस की बात हो रही है, इस प्रकार से जो बांस होता है ना, उसका यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो जो बैम्बू मिशन है क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर लागू करती हैं। केंद्र सरकार भी यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करवा रही है, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं। लेकिन जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है उसमें क्या होता है? उसमें केवल और केवल जो केंद्र सरकार है वही सारा फंडिंग करके वही अकेले यहाँ पर उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो नेशनल बैम्बू मिशन क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर वर्क करती हैं साथ में। ध्यान रखना इस बात को। तो इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था 2006 और 7 के साल में,
और उसके बाद में ये जो मिशन है इसको पूरा का पूरा हमने जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है ना, इसके अंदर मिला दिया, इस वाले मिशन के अंदर में हम लोगों ने मर्ज कर दिया। और आज के समय में जो ये पूरा मिशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब ये जो स्कीम है ये भी बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 2014 से 15 के बीच में इंप्लीमेंट किया गया था। इसका मकसद है, नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना। हॉर्टिकल्चर यानी कि जो सब्जियां हैं, उसके बाद में फल हैं, है ना, इन चीज़ों को यहाँ पर ग्रो करना। तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया और इस स्कीम के अंदर में डाल दिया गया था नेशनल बैम्बू मिशन को। ठीक है, इसी के अंदर में हम लोग लेकर आ चुके थे। वैसे नेशनल बैम्बू मिशन का मेजर मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो बैम्बू है, जो बांस है ना, इसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बांस पूरे देश में ग्रो कर रहा है भरपूर मात्रा में, कुछ ही राज्यों में ग्रो कर रहा है, तो उन्हीं राज्यों के अंदर इसका और ज़्यादा विकास करना, प्लस यहाँ पे जो लोग ग्रो कर रहे हैं उनको अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना। अब बैम्बू मिशन की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में इसको हेड किया जाता है? तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री की जब बात आएगी तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। लेकिन इसी मिनिस्ट्री के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, वो मेजरली यहाँ पर इस पूरे नेशनल बैम्बू मिशन को हैंडल करता है। लेकिन ज़्यादा मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब बात आती है बैम्बू की, तो ये जो बांस है ये कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, खासकर देखो पहले तो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, मेघालय, ये सारे के सारे रीजन आपको, मिजोरम, ये सारे के सारे रीजन आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं। सबसे ज़्यादा बांस वहीं पे उगाई जा रही है। फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, बाकी सारे ये स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पर इन बैम्बू का प्रोडक्शन किया जाता है। सवाल यह है कि इस मिशन का फ़ायदे या फिर इसका जो बेनिफिट्स है वो क्या देखने को मिलेंगे। देखो, इस मिशन का मकसद है कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं, खासकर जो कि बैम्बूज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको यहाँ पे पूरी तरह से सपोर्ट करना, प्लस इस सेक्टर से संबंधित कई सारी नौकरियाँ प्रोवाइड करवाना। प्लस इसका मकसद यहाँ पर यह है कि देखो, करंट समय पर हम लोग बांस से बने हुए कई सारे सामान को इम्पोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ को कम करना, है ना, उस चीज़ को कम करके हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, ये एक मेजर मकसद है यहाँ पर पूरा का पूरा नेशनल बैम्बू मिशन का। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, 2 लाइन है, लेकिन मैं इसको स्किप नहीं कर सकता था, इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है विंस अवार्ड्स 2023 के बारे में। विंस अवार्ड्स का मतलब है विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छ अवार्ड्स। तो विमेन के लिए यहाँ पर प्रॉपर्ली इस अवार्ड को लेकर आया गया है। तो ये अभी यहाँ पर 2023 में अवार्ड्स लॉन्च कर दिए गए हैं। और किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे अवार्ड्स को लॉन्च किया है। ठीक है, तो विंस अवार्ड 2023, इसका मकसद है रिकग्नाइज करना, एक कह सकते हो कि पहचान देना वेमेन को, जो कि खासकर यहाँ पर सैनिटेशन में या फिर साफ़ सफाई के अंदर में या वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुकी हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ ये जो अवार्ड्स हैं ये सभी के लिए ओपन है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO हो, स्टार्टअप हो, कोई इंडिविजुअल विमेन लीडर है, कोई स्वच्छता चैंपियन है, कोई भी यहाँ पर हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर इस अवार्ड को लेकर आया गया है। नाम है विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023। लेकिन ध्यान रखना ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है। यही चीज़ आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो इंडिया और स्वीडन दोनों ही देश चर्चा में है। इंडिया स्वीडन के रिलेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे एक एडिटोरियल यहाँ पे पब्लिश हुआ था जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि 2023 इंडिया और स्वीडन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों देशों के जो संबंध है, दोनों के जो बायलैटरल रिलेशंस है, उसको 75 साल अब की बार हो चुके हैं। और 75 साल की एनिवर्सरी होते हुए स्वीडन और इंडिया के बीच में काफ़ी अलग अलग तरीके से यहाँ पे कह सकते हो सेलिब्रेशन किया गया है। जो खासकर कंसुलेट जनरल हैं स्वीडन के मुंबई के अंदर में, और खासकर स्वीडन के अंदर में जो हमारे मेंबर हैं, इन सभी ने यहाँ पर कह सकते हो कि बातचीत भी की है। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर अभी एक पूरा का पूरा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था स्वीडिश इनोवेशंस को लेकर, इन्वेंशंस को लेकर। तो कहने की बात यहाँ पर है कि 75 साल पूरे हो चुके हैं दोनों देशों के रिलेशंस को, दोनों देशों के संबंध को। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बन भी जाते हैं। तो इंडिया स्वीडन की जो संबंध है, रिलेशंस है, वो आपको पता होने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट है 2000 लाइक्स का, उसको आपको पहुंचाना है। ठीक है, चलो अब पहले बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस की, टाइज़ की। देखो, दोनों कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना, वो बेसिकली एस्टेब्लिश हुए थे 1949 में। 1949 में यहाँ पे पूरी तरह से रिलेशंस इनके बनना स्टार्ट हुए थे। ठीक है, दोनों ही कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नज़र आती हैं, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में बाद में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होने स्टार्ट हो गए। और कह सकते हो कि 1957 का वो समय था जब
हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी स्वीडन को विजिट किए थे। तो पहली बार यहाँ पे कोई हमारी कंट्री से गया था स्वीडन के अंदर में, तो खासकर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में स्वीडन को यहाँ पर विजिट किया था। और विजिट करने के साथ साथ यहाँ पे जो रिलेशंस है स्वीडन के साथ में वो हमारे और ज़्यादा मजबूत हो गए। पहले हम स्वीडन की लोकेशन देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इंडिया, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको जाना पड़ेगा यूरोप में। तो यूरोप में ही आपको यहाँ पर ये रेड कलर का जो दिखाई पड़ रहा है ये स्वीडन है। अगर इसको जूम करके देखना है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्वीडन नज़र आएगा। स्वीडन के आसपास कौन कौन से देश हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्वीडन के वेस्ट में है नॉर्वे, ईस्ट में है इधर फिनलैंड, फिर उसके बाद में ऊपर आपको आर्कटिक ओशन नज़र आएगा, फिर इधर बराबर में नॉर्वेजियन सी नज़र आएगा, नीचे यहाँ पर साउथ में डेनमार्क नज़र आएगा, और साउथ में यहाँ पर बाल्टिक सी भी है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे बेरेंट सी है, और स्वीडन के जस्ट यहाँ पे साउथ में ही कह सकते हो, है ना, नॉर्थ से भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा साउथ वेस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे जो समुद्र हैं इसके स्वीडन के आसपास देखने को मिलते हैं। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम कई सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे सिप्री की रिपोर्ट आती है आपको पता होगा। ऐसे कई सारी जो मीटिंग्स हैं वो स्टॉकहोम में होती हैं। कई सारे हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो स्वीडन की जो लोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो। आगे आते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी मजबूत होनी स्टार्ट हो गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ पर विजिट करें 1957 में, उसके बाद से रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होने लगे। और 2014 के बाद से यहाँ पे बोला जा रहा है कि काफ़ी सारी मीटिंग्स, काफ़ी सारे विजिट्स हो चुके हैं। लगभग 10 बार इंटरेक्शन कर चुका है स्वीडन और इंडिया दोनों साथ में मिलकर, है ना। अलग अलग लोगों की, अलग अलग मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है। एक हिस्टोरिक विजिट हुआ था, एक ऐतिहासिक विजिट देखने को मिला था पीएम मोदी का। पीएम मोदी ने स्वीडन में विजिट किया था 2018 में, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि पिछले 30 सालों में ना ऐसा विजिट नहीं था जिस प्रकार का विजिट यहाँ पर पीएम मोदी का देखने को मिला था, जिसके बाद जो रिलेशंस है दोनों देशों के वो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर चले गए। और मैं आपको बता दूं, ये जो 2018 का विजिट था ना, ये पहला इंडिया नॉर्डिक विजिट भी था। नॉर्डिक विजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नॉर्डिक देशों के साथ में हम लोगों ने बातचीत की थी। अब नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में आ जाता है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, सब आसपास में ही आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं, ठीक है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है, सब आसपास में यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। बात क्लियर हो गई। तो नॉर्डिक और इंडिया दोनों के बीच में यहाँ पर समिट हुआ था, और पहला समिट 2018 में ही हुआ था, और वो स्वीडन में ही हुआ था, ठीक है। तो तब यहाँ पर रिलेशंस और मजबूत हुए, मतलब इंडिया ने इन नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद में स्वीडन के साथ में हम लोग इनोवेशंस को लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं। इनोवेशंस के मामले में आप देखोगे दोनों के रिलेशंस काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि इनोवेशन के मामले में, आविष्कारों के मामले में स्वीडन कहीं ना कहीं एक टॉप कंट्री माना जाता है दुनिया में। यहाँ पर एक टॉप इकोनॉमी के अंदर में आता है इनोवेशंस के मामले में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, ठीक है। तो 2018 की जब से विजिट हुई है पीएम मोदी की स्वीडन के अंदर में, तब से ही दोनों देशों के बीच में एक जॉइंट एक्शन प्लान भी ले लिया गया है, और इसका मकसद है यहाँ पर दोनों देश मिलकर साथ में अलग अलग इनोवेशंस करेंगे, नए नए आविष्कार करेंगे, जो कि अभी यहाँ पर कर रहे हैं। फिर उसके बाद में स्वीडन इंडिया ट्रांसपोर्ट इनोवेशन और सेफ्टी पार्टनरशिप नाम का एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था 2020 में, और धीरे धीरे करके कई सारे एग्रीमेंट साइन हो गए। फिर उसके बाद में स्वीडन ने यहाँ पर डिसीजन लिया था कि हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली वो ग्रुप है जो कि भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो स्वीडन ने डिसीजन लिया कि हम इसको ज्वाइन करेंगे, और भारत ने यहाँ पर पूरी तरह से वेलकम किया। बिल्कुल आपका स्वागत है, भारत ने यहाँ पर बोला कि आप ज्वाइन करो इसको। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आती है, तो स्वीडन अगेन एक ऐसी इकोनॉमी है जिसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, आईटी हो गया, साइंस हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इनको बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडिया और स्वीडन दोनों काफ़ी करीब आ चुके हैं, क्योंकि स्वीडन के जो पीएम है लोवेन, ये बेसिकली 2016 का जो इंडिया के अंदर में मेक इन इंडिया इवेंट चला था ना, उसके चीफ गेस्ट भी थे। और स्वीडन ने यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो मेक इन इंडिया इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, स्वीडन ने उसको होस्ट भी किया। फिर 1960 से लेकर 70s के बीच में आप देखोगे तो काफ़ी सारी जो स्वीडन कंपनीज़ हैं, स्वीडिश कंपनीज़ है, वो इंडिया में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, बन चुकी थी, अपना इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी। और वहाँ पर जो पुणे है एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब बनकर आया स्वीडन के लिए। बहुत सारी जो स्वीडिश कंपनीज़ हैं जैसे अल्फा लेवल, देन टेट्रा पैक, सैंडविक, एटलस कॉपको, ऐसे कई सारी कंपनीज़ यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई स्वीडन के माध्यम से, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है दोनों देशों के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दोनों देशों का जो व्यापार है एक अल्टीमेट लेवल पर है। अगर हम पूरे एशिया के अंदर बात करेंगे तो पूरे एशिया में इंडिया जो है ना, स्वीडन का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर जापान है, तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर स्वीडन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज़ है ना, वो आज के समय पर स्वीडन के साथ में कोलैबोरेट कर रही हैं, और हाल ही में काफ़ी सारी कंपनीज ने कोलैबोरेट किया, जैसे विप्रो, कैडिला फार्मास्यूटिकल, आदित्य बिरला, HCL टेक्नोलॉजी, है ना, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन,
ऐसे कई सारी कंपनीज़ ने यहाँ पर स्वीडिश कंपनीज़ के साथ में यहाँ पे कह सकते हो कोलैबोरेट भी किया है। फिर बात आती है एक्सपोर्ट्स की, तो बहुत सारा जो एक्सपोर्ट है हम लोग करते हैं स्वीडन को, और बहुत कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। तो इन स्वीडन के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है ये 2014 से 2022 तक का देखोगे ना, तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इंडिया जो है स्वीडन के लिए बेसिकली, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, आज मुझे ही प्रॉब्लम लग रही है या आप लोगों को ही प्रॉब्लम लग रही है, पता नहीं यार, वीडियो पता नहीं रुक सा रहा है। स्क्रीन सही चल रहा है ना? मुझे एक बार नीचे कंफर्म करके बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। हो सकता है मुझे ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े, बार बार यहाँ पर स्क्रीन ऑफ हो जा रहा है फिर ऑन हो जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। इंडिया जो है स्वीडन का 19th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट भी है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो। फिर उसके बाद में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, बिजनेस के मामले में दोनों कंट्रीज़ ने कई सारी पार्टनरशिप कर रखी है, कई सारे लिंक कर रखी हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। ये ध्यान में रख सकते हो कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाली बॉडी है ना, यूएनएससी, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वहाँ पर स्वीडन का सपोर्ट भारत के प्रति है। क्या सपोर्ट है कि इंडिया को भी यहाँ पे एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इसको लेकर स्वीडन हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। अब डिफेंस टाइज को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी स्वीडन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको पता होगा हम लोगों ने रिसेंटली डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए हैं, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। तो उस कॉरिडोर में भी यहाँ पे स्वीडन का एक पार्टनरशिप आपको नजर आएगा। स्वीडन ने यहाँ पर पार्टनरशिप की है हमारे साथ में, और ऐसे और कई सारे एग्रीमेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हो गया, ये सभी यहाँ पर ग्रुप्स हैं जहाँ पर इंडिया और स्वीडन दोनों ने मिलकर लीड किया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, फिर बात करें सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल और एकेडमिक टाइज की, तो 1913 की बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ना पहले यहाँ पर नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के मामले में, और वहीं पे मिला था। फिर बात है यहाँ पर आयुर्वेदा सेमिनार की, तो काफ़ी सारे आयुर्वेदा सेमिनार अब स्वीडन ज्वाइन करने लगा है, स्वीडन खुद कंडक्ट करवाने लगा है। और ऐसे यहाँ पर कह सकते हो एक इवेंट चला था नमस्ते स्टॉकहोम करके, ये भी यहाँ पर जो भारत की एम्बेसी है उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया था स्वीडन के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को। और स्वीडन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के कई सारे लोग जाकर स्वीडन में आज के समय पर रहते हैं। 60,000 के आसपास इंडिया के लोग स्वीडन में हैं, और जितने भी लोग हैं ना वो कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो स्वीडन की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं भारत के कई सारे लोग। ठीक है, पूरे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन में 27 नेशंस हैं, तो स्वीडन भी यहाँ पर उसी का हिस्सा है। और उसके बाद में कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन में अगर हम लोग बात करें ना, तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जिसमें से स्वीडन जो है एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर है। स्वीडन के साथ में हम सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चलता है स्वीडन के साथ में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप गाइज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ये जो आर्टिकल था स्वीडन वाला थोड़ा सा बड़ा था, बट कुछ नहीं, जितने भी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं। आप PDF से इसको डाउनलोड वगैरह कर लेना अगर आपको यहाँ पर पढ़ना है अलग से। तो बाकी यहाँ पर डिस्कशन को आज हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चंस हैं आप इन क्वेश्चन को PDF से देख कर अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है यार, जैसे मैं आपको पता है हर समय लास्ट में ये रैपिड फायर क्वेश्चन बताता हूँ ना, आज नहीं बता पाऊँ क्योंकि मतलब पता नहीं मुझे क्या हो रहा है स्क्रीन पे यार, है ना, पता नहीं रिकॉर्ड हो पाया या नहीं हो पाया। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास टाइम बचता है, देखो अभी वैसे ही मुझे काफ़ी रात हो चुकी है इसको रिकॉर्ड करते करते, मेरे पास टाइम बचता है तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर दूँगा। ठीक है, बट स्क्रीन यार इसका सही से काम नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ वाई आज मैं ना ये प्रीलिम्स रैपिड फायर वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा। तो कब डिस्कस करूँगा, कल आपको बता दूँगा। आज आपने वैसे भी लेक्चर सुन लिया है अच्छे से, तो कल आप लोग यहाँ पे बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। आराम से अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चन लगा दिए, आंसर लगा दें, सब कुछ इसमें PDF में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है ना उसी के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं आपका कोई आर्टिकल छोड़ दिया गया है। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चन है, जैसा हमेशा रहते हैं, रोज़ाना रहते हैं यार, आपको पता ही है। तो आज क्वेश्चन नहीं रहेंगे और माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बाकी मैं जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा। कल का वीडियो भले ही थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपके कल कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना, इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। एक बार और दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू है यार, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलो बाय बाय।